नमस्कार। तो आज जो चर्चा हम करने वाले हैं वो एजुकेशन का ही होगा और पिछले 6 एपिसोड्स में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके कुछ एक चीज़ें देखी हैं। कोशिश करेंगे कि आज थोड़े से किसी और आयाम को भी हम देख लें। पिछला जो एपिसोड था वो एआई का था, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो हमने आपसे एक बात रखी थी कि आने वाला समय ऐसा होगा कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप डेटा के रूप में कितने सुरक्षित होंगे। तो जिन चीज़ों को आपने सभ्यता का पैमाना बनाया है, वो सभ्यता के पैमाने आपके टूटते हुए नजर आएंगे। और केवल इसलिए नहीं क्योंकि वो मान्यताएं ऐसी होंगी, बल्कि उन मान्यताओं को डेलिबरेटली आपको चेंज करना पड़ सकता है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जो भी डेटा आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस मीडियम में, और किसी को ये नहीं पता है कि जब एआई का और ज़्यादा उपयोग बढ़ेगा और डीप फेक और बढ़ेगा, तो हमारे तस्वीर को, हमारे वॉइस को किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सिर्फ भगवान भरोसे है। आप भगवान भरोसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पता नहीं है कि आप कितने दोस्तों से या कितने दुश्मनों से टैकल कर रहे होंगे। और निश्चित रूप से यदि दुश्मन थोड़े बहुत भी होंगे तो आपका उस रूप में नुकसान कर सकते हैं। अब इस बात को थोड़ा गौर से समझिए कि ये क्योंकि सभ्यतागत प्रश्न है। अब छोटी छोटी बातों पर हम लोग यहाँ अपने संस्कृति और सभ्यता की बातें लेकर के आते हैं। किसी ने कम कपड़े पहन लिए, किसी ने कुछ बातें बोल दी, किसी के संबंध कहीं निकल के आते हैं। तो इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं जैसे ऐसा देखना संभव नहीं था। लेकिन आने वाले युग में, युग तो दूर की बात कह रहा हूं मैं, आने वाले दिनों में जिस प्रकार से डीप फेक और ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे में ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। यानी एक हालत ऐसी हो जाएगी कि जैसे सपने पर कई बार लोग उससे बच भी निकलेंगे, सही में वो कल्प्रिट होंगे तो वो बच निकलेंगे। एक किसी यूट्यूबर की एक कहानी मैं देख रहा था, वो साइबर एक्सपर्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। तो उनका ये कहना था कि कोई एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारे लिए एक डीप फेक वीडियो क्रिएट हुआ है, उसको आप सर्टिफाई कर दें कि ये डीप फेक का है। तो जो जांच करने वाला था, निश्चित रूप से जब लैब में भेजा गया, तो अभी तो ये तकनीक उपलब्ध है और हम लोग कैसे भी करके ये जान लेते हैं कि ये डीप फेक है कि नहीं है। तो उसमें पता ये चला कि ये वीडियो सही का है, वो फेक उसमें नहीं है। तो उन व्यक्ति का कहना यह था कि मैं क्योंकि कह रहा हूं तो आप चाहें तो इसको सर्टिफाई कर दें ताकि मैं इससे बच जाऊं। तो दोनों ही तरीके से ये बातें हो सकती हैं। कई बार लोग, जो ये रैंसम मांगने वाले लोग हैं, वो रैंसम मांगने वाले लोग सही के भी होंगे और जब पकड़ में आएगा तो कहेंगे कि हम फेक समझ रहे थे, या फेक का यूज करके वो खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम उस युग में हैं जहां पर कि आंखों देखी और कानों सुनी वाली जो चीजें हम लोग कहते थे कि आप उस पर भरोसा आपको करना ही चाहिए, लेकिन उस युग में है जहां पर इन दोनों ही आंखों देखी और कानों सुनी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब सवाल यह है कि ऐसे में करें क्या। और ऐसे में करना ये होगा कि ये केवल हमारे बड़े लोगों के स्तर से नहीं होगा, बल्कि एजुकेशनल चेंज के माध्यम से होगा। एजुकेशन के अंदर इस इंग्रेडिएंट को डालना पड़ेगा
कि इन जिन माध्यमों में जिनको हम लोग सभ्यतागत प्रश्न कह रहे हैं उन प्रश्नों को थोड़ा बदलना होगा। यानी उस दृष्टि से जो कही सुनी जाने वाली बातें हैं उन बातों को आपको पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं मानना होगा। यानी ये कहना कि यह व्यक्ति ऐसा है या इस व्यक्ति की ऐसी प्रकृति है, ये साबित करना या कहना निश्चित रूप से हम लोगों के लिए वैसी समस्या बनेगा जबकि आप उस बात को आप साबित भी नहीं कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। तो अब चीज़ों को थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। अब बच्चे ने कोई गलती की है, स्कूल के अंदर किया है, अभी तो क्योंकि ऐसी बातें नहीं है जहाँ पर कि फेक न्यूज़ या कोई चीज़, जब तक कोई दुश्मन आपके आसपास न हो या उसने आपको टारगेट पैनल ले रखा हो, तब तक तो ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं और बच्चों के जो वीडियोज हैं या जो कन्वर्सेशन है, यदि उसको उसने फेक बनाया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको समझने की अवस्था में ही वो नहीं है। तो जो समझने की अवस्था में नहीं है और घर का यदि माहौल भी वैसा है तो इस हालत में एक चीज़ ये हो सकती है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बच्चों के लिए ये अवेयरनेस की ज़रूरत है और ख़ास करके इसमें बड़े लोगों को परिवार के माहौल में जहाँ पर बच्चे रह रहे हैं वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को समझना होगा। तो एजुकेशन के अंदर ये चेंज करना होगा। शिक्षक से लेकर के और गार्जियन तक को ये बातें अच्छे से समझ लेनी होगी कि आने वाले युग में जिस प्रकार से हम मीडिया का उपयोग कर रहे हैं वो मीडिया कैसे हमको चीज़ों को देखने पर मजबूर कर रहा है। अब किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति आएगी जब सूचना का एक प्रकार से विस्फोट होगा। यानी सूचनाएं इस रूप में होंगी कि आप कोई भी माध्यम खोल लें, टीवी खोल लें, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, जो कुछ खोज लें वहाँ पर केवल सूचनाओं का ही फ्लश हो रहा है। दिन रात फ्लशिंग हो रही है सूचनाओं की। फ्लशिंग भी है और फ्लैशिंग भी है, दोनों ही बातें हैं। दिन भर ब्रेकिंग न्यूज के हम लोग दायरे में हैं। तो ऐसे में ये कहना कि हमारा दिमाग इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा या नहीं होता है, ये तो बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है। बड़े लोग भी इससे नहीं बचे हो सकते हैं। तो जिस देश का माध्यम हो, बहुत सारे देशों में अब ये कानून आना शुरू हुआ है कि जब बच्चे टीनेजर हों, 15-16 साल तक की उम्र के हों, तब उनको मोबाइल ना दिया जाए। लेकिन अब जो छोटे देश हैं, हो सकता है जिनकी आबादी कम है वहाँ पर रूल रेगुलेशन वो लगा सकते हैं, पर जिनकी आबादी बहुत है और खास करके जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, भारत जैसे देश, ऐसे देशों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो नियम कानून लाना मुश्किल, फिर उन नियम कानून का उनका अनुपालन करवाना मुश्किल, और सबसे बड़ी बात कि चाहे अच्छा हो या बुरा, एक पूरा ऐसा वर्ग है, एक कुनबा है जो उसके अगेंस्ट में लग के उसको फेल कराने के लिए पूरी तरह से लगा होता है। मैं किसी राजनीतिक दल या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रकार का ग्रुप ही हमारे भीतर ऐसा हो गया है जो ग्रुप चाहता है कि कोई व्यवस्था कैसे फेल हो जाए, चाहे वो अपने फायदे के लिए किसी भी प्रकार के मॉनेटरी बेनिफिट के लिए करे या किसी पोस्ट पावर के लिए करे, जैसे भी करे। दूसरी चीज की सामाजिक बुराइयों को हम लोग कभी भी अब उस रूप में देख नहीं रहे हैं। तो जो एक्सपोजर है, अब छोटे से छोटे कार्यक्रमों में देखेंगे, शादी ब्याह में देखेंगे, इतने लोग मीडिया से एक्सपोज हो रहे हैं। ऐसी हालत में आपका कोई भी डीप फेक वीडियो या डीप फेक कन्वर्सेशन किसके द्वारा उपयोग किया जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है और असंभव है। तो हमारे समझ से अब दो ही चीज है, एक तो आप भाग नहीं सकते, दूसरी चीज ये है कि इसका कोई उपाय फिलहाल हाल फिलहाल में किसी के पास है नहीं। क्योंकि आप यदि मीडियम से कट के रहेंगे
तो इसके बहुत सारे जो फायदे हैं उससे भी चले जाएंगे। किसी को कह दें वो फ़ोन नहीं रखे तो ये भी मुश्किल बात है। दिन रात का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन से लेकर के हर एक चीज़, बाजार और पैसा सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल है। इंफॉर्मेशन एकदम से ब्लॉक कर दें ये संभव नहीं है, और इंफॉर्मेशन जहां आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप एक्सपोज हो रहे हैं। अब इससे इतर की बात ये लेके कि जहां पर एजुकेशन में जरूरी कंपोनेंट जो कुछ है हमको एजुकेशन के लिए, आप अंदाजा ये देखिए कि 80 टू 90% जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरटेनमेंट का है। यानी हम कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं तो वो इंटरटेनमेंट का है। इंटरटेनमेंट दोनों तरह से हानिकारक हो रहा है। एक तरफ से तो ये जो हमारे समय को वो ले जाता है वो अलग, उस दुरुपयोग जो हो रहा है वो अलग की बात है। बहुत सारे जो उपयोगी बातें हैं, उपयोगी जीवन के काम हैं वो आप नहीं कर पाते हैं। और दूसरा समस्या ये होती है कि उसमें जिसको आजकल हर एक छोटे बड़े लोग उपयोग करते हैं, वो कुछ हार्मोनल रस को लेकर डोपामिन रस की बातें करते हैं। यानी हैप्पी फील करने वाले जो भी हार्मोन्स हैं वो इतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उपयोग में आया या हम दिन भर उसके कंजम्पशन में लगे रहें, वो डिफिशिएंट हमको बनाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो अपने शरीर में अनलिमिटेड पैदा हो रहा हो। हर एक जो केमिकल है वो एक लिमिट में पैदा होता है। और यदि हमारी रिक्वायरमेंट अनलिमिटेड की होगी तो निश्चित रूप से जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और ख़ास करके दोनों तीनों जैसे भी करें आज, चाहे वो आप खेल को ले लें, चाहे पूरा फिल्म इंडस्ट्री ले लें, इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री ले लें, सोशल गैदरिंग्स में जो काम हो रहे हैं यानी शादी विवाह जैसे जो उपक्रम कर रहे हैं, आप किसी पॉलिटिकल रैली में भाग ले रहे हैं या पॉलिटिकल डिबेट्स आप देख रहे हैं, टीवी मीडियम में देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं ज़्यादातर जगहों पर हमको लगता है कि इंफॉर्मेशन दे रही हैं, लेकिन मैक्सिमम ये इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो एक प्रकार से हम लोग ये तो कह नहीं सकते कि एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, लेकिन ओवर एक्सपोजर का हालत ये है कि हमारे अंदर एक शारीरिक इम्बैलेंस भी क्रिएट हो रहा है। और ये जो शारीरिक इम्बैलेंस है वो एक प्रकार से आने वाले दिनों के लिए, जो भविष्य के लिए है, वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं उस गड्ढे की तरफ ले जा रहा है जहां से कि वापसी संभव नहीं हो पाई। तो आज जो एक सवाल मैं करने वाला था और जिसको शुरू में मैंने नहीं कहा, कि वेदर वी गॉट आर वी डिरेल। और ये जो सवाल था कि एजुकेशन के संदर्भ में, एजुकेशन के लाइन ऑफ एक्शन को देखते हुए क्या हम ये मान लें कि हम डिरेल हैं यानी रास्ते से भटक गए हैं। तो इसका स्ट्रेट छोटा सा जवाब होगा कि हाँ, वो भटकाव हुआ है। भटकाव के क्या कारण है उसके ऊपर तो हम पहले विचार करेंगे, लेकिन क्यों भटकाव हुआ है वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हमारा गोल, मैंने पिछले 2-3 वीडियो में ये बात कही है कि यदि गोल क्लियर नहीं होगा, यदि हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है, तो ये भटकाव बहुत आसानी से हो जाता है। अब एजुकेशन के संदर्भ में यदि हम ये कहें कि हमारा जो गोल है वो क्या था, एक तो गोल, यदि शिक्षा का ये गोल हो कि हम अपने आप को ऐसे ऑर्गेनाइज करें कि अपनी समस्याओं को हम खुद ब खुद सॉल्व कर सकें या एटलीस्ट उसको देख सकें, उसको समझ सकें, इस प्रकार की कैपेबिलिटी, और ये साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यानी ये कैपेबिलिटी केवल किताबी रूप से इंफॉर्मेशन के लेवल पर ना हो। हमारे अंदर जो चीज़ें हो रही हैं अपने शरीर को लेकर, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक प्रायोगिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन होना चाहिए,
जो अपनी समस्याओं को देख सके, समझ सके और उसका निदान कर सके। एक तो ये बात। तो शिक्षा के लक्ष्य में व्यक्तिगत, ये नहीं कि हम दूसरे पर आधारित हैं। अब ज़्यादातर देशों का हालत ये हो गया है कि हम छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि विश्व युद्ध के या जो वार हो रहे हैं बड़े लेवल पर, उनसे बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करें। जो चीज़ें लोकली हो सकती हैं, और ये किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए ज़रूरी है। ऐसे जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जब तक हम नहीं बनाएंगे, जैसे व्यक्तिगत समस्याओं के लिए भी यदि हम डिसेंट्रलाइज नहीं होंगे और हम सोचेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम दूसरे पर निर्भर हों, हमारी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हमारे फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई डॉक्टर हो, कोई भी काउंसलर हो, यदि हम ये सोचेंगे कि इस तरीके से हमको उस फेज में रहना है जहां हर आदमी को जरूरत पड़ेगी एक काउंसलर की, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सोसाइटी इस लेवल में कभी भी तैयार हो पाएगा कि 80-90% लोग या 95% लोग जब मानसिक रूप से खुद को प्रताड़ित महसूस करें या बीमार महसूस करें, तो वहाँ कितने डॉक्टर्स लगेंगे, और फिर डॉक्टर्स की भी क्या हालत होगी। क्योंकि कई बार ऐसी बातें नहीं होती हैं कि काउंसलर्स को प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ठीक है कि इक्विप्ड है कुछ चीज़ों को जो दूसरे के लिए सॉल्व करता है, लेकिन उसी के साथ ये भी है कि वो खुद की समस्याओं को भी कई बार नहीं समझ पाता है। कई एक उदाहरण देखने को मिलता है कि बड़े ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट हैं, लेकिन खुद की प्रॉब्लम को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो एजुकेशन का जो पहला मकसद है कि खुद को वेल इक्विप करना, ताकि मिनिमम जो उसका बेयर मिनिमम यूज है एजुकेशन का, वो खुद को ठीक करना है। यदि खुद को ठीक नहीं रख सकता है, तो हमारे समझ से एजुकेशन का जो एक्सटर्नल यूज है, यानी वो व्यक्ति किसी काम के लिए यूज हो, बाहर का किसी को सहयोग करने के लिए, कोई ऐसा जॉब कर रहा हो जिस जॉब में लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे एक डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक लेक्चरर के रूप में जो हमारी ज़रूरत हो, या किसी प्रोड्यूसर के रूप में कोई फिजिकल प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उस रूप में। ये सारी चीज़ें आप यदि आप डिवाइड कर लें, तो 70-80% जो हमारे काम होते हैं खुद को ऑर्गेनाइज करने का होता है, और 20% ऐसा होता है, नॉर्मली हम लोग 1/3 का हिस्सा आज दिए हुए हैं। आप जैसे मान लें कि कोई भी जॉब आज सोसाइटी में कितने देर का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे का होता है। 6 से 8 घंटे हम लोग वो काम करते हैं जो दूसरों के लिए कह सकते हैं, और उसमें उतने आपके लाइवलीहुड के लिए संसाधन मिल जाते हैं कि आप खुद को सरवाइव कराते हैं। तो एक तरह से मान लीजिए कि 1/3 या 1/4 हिस्सा ही जो समय होता है वो हम दूसरों के लिए खर्च करते हैं, और 3/4 हिस्सा अपने ऊपर खर्च करते हैं। तो यदि अपने ऊपर खर्च करने वाले हिस्से में भी हम डिपेंडेंट हैं, और डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ पर है वो आपने देख लिया है। डिपेंडेंसी, फिजिकल डिपेंडेंसी तो है ही है, यानी दूसरा एक दूसरे से काम करा रहा है, तो वहाँ तक तो चलिए चल जाएगा। लेकिन मेंटल डिपेंडेंसी, और मेंटल डिपेंडेंसी सबकी है, चाहे तो वो इंटरटेनमेंट को लेकर के हो या कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, और आज नहीं तो कल देर सवेर वो चीज़ें दिखती हैं, वो सोसाइटी के अंदर दिखाई देती हैं। कोई ये कह दे कि आज के पहले नहीं था, तो ये भी मानने वाली बातें नहीं है कोई, क्योंकि वो कल्चरली चीज़ें ढकी होती थी, इसलिए उसका वो प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता था। आज जब लोनलीनेस या सोसाइटी का स्ट्रक्चर थोड़ा बदल रहा है, तो वो चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। एक समय था जब सोसाइटी ज़्यादा मिलजुल के रहती थी, हमारे पर्व त्योहार होते थे, सोशलाइजेशन ज़्यादा होता था, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो उन दिनों में ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती थी। तो अब एक चीज़ ये भी है कि कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा चलिए हम रेट्रोग्रेड करते हैं, यानी सोसाइटी को ज़्यादा मिलना जुलना करा दें, या परिवारों को फिर से संयुक्त कर दें।
ऐसी योजना हमारे समझ में आ सकती है कि पिछला वाला जो था वो सही था। लेकिन आप जानते हैं हमेशा कि पीछे लौटना बिल्कुल आसान नहीं होता है, और उन चीज़ों तक पहुंचना, खास करके क्योंकि उस टाइम जो रिसोर्सेस थे वो कम थे, क्योंकि लोगों के पास इंटरटेनमेंट का इंडिविजुअल साधन नहीं था, तो लोग सोसाइटी के अंदर बैठते थे, वहाँ संगीत सुनते थे, वहाँ बैठते थे, लोगों से गप करते थे। मैं गांव का जीवन जी चुका हूँ बचपन में, तो मुझे अच्छे से पता है कि वहाँ जो गांव की चौपाल में लोग बैठ के गपशप करते थे, एक समय लोग बिताते थे। घरों के अंदर, परिवारों के अंदर इतने लोग होते थे कि लोगों को ये पता नहीं चलता था कि वो कब खाली है। लेकिन आज जब परिवार छोटे हो गए हैं, सोसाइटी भी छोटी हो गई है, सोसाइटी भी अब इतनी ऐसी नहीं रही है कि हर बात में आप 10-20 लोग खोज लेंगे या उनके साथ मिल बैठ लेंगे। या ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जो आपका फ्रेंड जोन है, यानी जहां आप काम कर रहे हैं, वो लोग आपके साथ होते हैं, और आप कभी टाइम निकाल कर उनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन वो आपको समय निकालना होता है। वो रूटीन जैसा नहीं है कि एवरी डे ये लोग मिल रहे हो और एवरी डे इतना टाइम आप उसमें निकाल रहे हो। तो ज़्यादातर समय ऐसा हो रहा है कि आप अकेले में बिता रहे हैं। और अब ये जो कंप्लेन आता है कि जब हम घर में लौटते हैं काम के बाद, तो हर आदमी अपने अपने इंडिविजुअल मोबाइल्स पर या टेलीविज़न पर या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर बिजी है, यानी लोगों से मिलने का समय नहीं है। तो अब हम क्रिटिक्स के लिए ये तो कह सकते हैं कि ये गलत है और इसको फिर से हम रिवर्ट कर दें, गैजेट्स हटा दीजिए, लोगों का मिलना जुलने का, काम के घंटे हटा दीजिए, एक रूटीन बना दीजिए। ये सारी चीज़ें आप बैक जाके आप ये कोशिश कर सकते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं और इसमें चेंज करना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ आप ये देखें, क्योंकि कितनी बार होगा, सभ्यता के अंदर जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन में वापस जाना ऑलमोस्ट लाइक असंभव है। तो अब इसका निदान क्या है? अब इसका निदान होगा, आज उस पूरे निदान पर हम लंबी बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन उसका एक संकेत मात्र कर रहे हैं। और वो संकेत ये है कि आज जो युग है उसमें ये होगी कि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। एजुकेशन के अंदर उस इंग्रेडिएंट को बढ़ाना पड़ेगा जहाँ पर वो कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी जीवन काल में जो लोनलीनेस है, जो जिसको हम लोग कहना चाहिए कि ये शांति का है, जो पीरियड जिसमें वो अकेला हो सकता है, जो खुद से के साथ हो सकता है, अपने आप को देख सकता है, सेल्फ ऑब्जर्व कर सकता है, अपने साथ बैठ सकता है। आजकल जो बहुत सारे मोटिवेटर कहते हैं कि खुद के साथ खुद से मिलो, बट ये मोटिवेशन स्पीच की बात नहीं है कि आप खुद को पता ही नहीं है कि कौन है। 10 मिनट तक आप अकेले बैठते हैं और आपके अंदर आपके ही जो वैचारिक झंझावात हैं इस रूप में काम करने लगते हैं कि आपको डर लगने लगता है। तो सच्चाई ये है कि लोनली बैठना बहुत मुश्किल काम है। तो एजुकेशन के अंदर आपको ये ट्रेनिंग लेके आना पड़ेगा कि अब आने वाले टाइम में अकेले बैठना न तो हमारे लिए बोरिंग हो, न डोपामिन रश के अगेंस्ट वाली बात हो, या ऐसा ना हो कि हम बाद में जा कर के अकेले बैठने के नाम पर इतना भय होता है कि हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी फिर से गढ़ें। और जब सोसाइटी गढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन का आवागमन ज़्यादा होता है। ऐसे हालत में जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें शुरू से मैं मान के चलता हूँ कि एक प्रकार से हम लोग हैक्ड हैं। हैक्ड का मतलब कि बाहर का इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन का दबाव ऐसा है कि जो हम खुद के बारे में नहीं सोच सकते, या कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं कर सकते, या कोई फ्रीडम वाले निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि हम उस इंफॉर्मेशन में बंधे हुए हैं। तो ये एक सच्चाई है कि यदि हम उस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं देंगे एजुकेशन के थ्रू, जिस एजुकेशन के अंदर कि आपको अकेले बैठने, खुद को सुनने, समझने और खुद को एनालाइज करने की पावर दें, और यदि ऐसा कर पाएंगे तो आने वाले दिनों की जो सबसे बड़ी समस्या है
जिनको हम मेंटल प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिनका कि ग्रोथ होना ही होना है और बहुत भयानक स्तर पर होना है। तो बात केवल फेक या एआई वगैरह की नहीं है। ये सारा कुछ करने के बाद यदि हम लोग उतना दुखित हो सकते हैं जहां खुद का सर्वाइवल ही डाउटफुल हो, तो ऐसे हालत में मुझे लगता है कि जिस सभ्यता को हमको पॉजिटिव रूप में यूज करना चाहिए था, वो हमारे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनेगा। और इसीलिए हमने कहा था कि जिस भस्मासुर को हम लोगों ने, यानी जो इंफॉर्मेशन आ रहा था, उसको हम लोग खुद से खुद भस्मासुर की रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है आने वाले समय के लिए। आने वाला 2 साल हो, 4 साल हो या 10 साल हो, ये किसी के लिए प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार, जिस दौर से ये दुनिया गुजर रही है, और मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक केवल देश की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो देश जरूर ज़्यादा प्रभावित होंगे जिन देशों में पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल विल की कमी होगी, सोशल विल की कमी होगी, कल्चरल विल की कमी होगी। वो सोसाइटी अपने आप को और ज़्यादा कठिनाई में पाएगा। तो आज इन सारी बातों को मैंने कहा, और एक प्रकार से ये एक रैप अप था जो कि पिछले 6 एपिसोड्स के बाद हमने ये दिया है। इसके बाद कुछ नए विषय लेंगे और उन नए विषयों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि।